यूजीसी नेट पेपर 1 से आज जो हम टॉप एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे ये होगा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट से। ओके, बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जो कि टॉप पीवाईक्यूज रहेगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन में स्टूडेंट अटक जाते हैं वही सब क्वेश्चन हमने सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये सब तो पीवाईक्यूज है, क्वेश्चन में रिपीट ना होने का चांस ही ज़्यादा है, लेकिन आपको जो एक्सप्लेनेशन रहेगा ना ये जो कि एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला होगा। ठीक है, तो जरूर वीडियो के एंड तक देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप अगर नए हैं चैनल पे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और सेशन को लाइक करते चलिए। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, कार्सिनोजेंस जो कि इन चार में से कौन सा है, हमें करेक्ट कोड सिलेक्ट करना होगा। ओके, कार्सिनोजेंस देखो होता क्या है। कार्सिनोजेंस वो होता है जो कि सब्सटेंसेस कैंसर कॉज करता है। ठीक है, तो निकेल, कैडमियम, बेंजीन ये तीनों हो जाएगा। ओजोन जो कि कैंसर से एसोसिएट नहीं है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी वगैरह डिजीज में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा 4, ए, बी और सी जो कि कार्सिनोजेंस सब्सटेंसेस है। क्लियर। आइए देखते हैं कि ग्रुप 1 में कार्सिनोजेंस सब्सटेंसेस कौन सा रहता है। ठीक है, देखो जो सब्सटेंसेस की डायरेक्टली इन्वॉल्व है कैंसर कॉज करने में उसे हम कार्सिनोजेंस नाम से जानते हैं, है ना। कार्सिनोजेंस सब्सटेंसेस करके हम जानते हैं, है ना। तो इसके ओरिजिन के अकॉर्डिंगली फिजिकल, केमिकल या तो बायोलॉजिकल हो सकता है कार्सिनोजेंस। ठीक है, तो ग्रुप 1 में ये कंपाउंड्स को रखा गया है कि जो कि कार्सिनोजेंस ग्रुप 1 में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि केमिकल्स है, केमिकल्स में से कौन सा आएगा, आर्सेनिक और आर्सेनिक एसोसिएटेड कुछ कंपाउंड्स, है ना, एस्बेस्टस कंपाउंड, फिर बेंजीन है, कैडमियम, कैडमियम कंपाउंड जो रहेगा वो सब आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही खतरनाक है ये। क्रोमियम कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मल्डेहाइड है, नेक्स्ट है निकेल, निकेल जैसा कंपाउंड जो भी है। ठीक है, ये सब हो जाएगा ग्रुप 1 का कार्सिनोजन। ओके, फिर और भी है जैसे कि प्रोसेस मीट हो गया, डीजल इंजन से जो एग्जॉस्टेड आता है, टबाको स्मोकिंग, ये सब हो जाएगा जो कि कार्सिनोजन सब्सटेंस। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द प्रिंसिपल सॉयल प्रोफाइल्स टॉप टू बॉटम। मतलब देखो सरफेस से, ठीक है, सरफेस से आप अगर नीचे सॉयल को काट के जाते हो तो क्या क्या लेयर मिलेगा, इसे आपको अरेंज करना होगा। तो सॉयल का जो लेयर है उसे प्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है, एक साथ में जो प्रोफाइल हो जाएगा उसे कहते हैं कि सॉयल प्रोफाइल। तो एक एक लेयर होता है जिसको हम होराइजन कहते हैं, एक एक लेयर को। ठीक है, तो टॉप में रहेगा जहाँ पे मान लो कि पेड़ या तो किसी जानवर का मर जाने के बाद जो कि सड़ता है ना, और ये सब लेयर जो है जहाँ पे ह्यूमस देखा जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा ओ लेयर। ठीक है, सबसे ऊपर क्या रहेगा, ओ लेयर रहेगा। फिर आ जाएगा जो कि, तो ओ लेयर मतलब डी आएगा, डी तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर 3 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर आ जाएगा ए लेयर, फिर आएगा बी, ओके, मतलब बी ही है, और नेक्स्ट आ जाएगा सी लेयर। और जहां से एक्चुअली मिट्टी बन रहा है जो कि पेरेंट रॉक होता है, ठीक है, मूल जिसे हम शिलाभूत कहते हैं, तो ये हो जाएगा आर लेयर। क्लियर। तो इस तरह से आप लेयर को अरेंज कर पाओगे। और भी पूरा डिटेल से एक बार देख लेते हैं। ओके, सॉयल प्रोफाइल का पूरा एक बार चेहरा देख लेते हैं। चलो, ये देखो ऑर्गेनिक लेयर जिसे हम ओ लेयर या तो होराइजन कहते हैं। फिर टॉप सॉयल होराइजन जिसे हम ए कहते हैं, यहाँ पे ह्यूमस वगैरह रहता है। ओके, और जो अभी जस्ट ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, टॉप लेयर में जहाँ पे रहता है जो कि सरफेस लेयर है, फिर वो डिकम्पोज हो जाएगा तो ह्यूमस बन जाएगा, है ना, तो यहाँ पे ह्यूमस रहता है। और एलिवेटेड होराइजन यानी ये हो जाएगा बी होराइजन, और ये ही नहीं है, बी है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, अच्छा बी का दो भाग है, ठीक है, बी1 बी2, ये आ जाएगा इस तरह से। फिर सी,
नेक्स्ट जो कि बेड रॉक लेयर है, जो कि पेरेंट रॉक होता है जहाँ से एक्चुअली मिट्टी बनता है, वो हो जाएगा आर लेयर। ठीक है, इस तरह से आप अरेंज कर लेना, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको मैच करना होगा, जहाँ पे एक्ट या तो एनवायरमेंटल जो कि लॉ है ये सब गिवन है लिस्ट 1 में, और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो कि लिस्ट 2 पे आपको गिवन है। तो देखो जो ईयर एक्ट है, अच्छा आपको जो पता रहेगा अच्छे से उसे आप पिक करना, ठीक है। तो देखो आपको तो पता होगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, कब हुआ था, 1986 को, किया जाएगा 4 के साथ, मतलब सी आ गया 4 के साथ। सी देखो 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट आंसर होगा। तो बाकी देखो ये जो गिवन है ना, हर एक को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हो तो ये जो एक्ट है ना, ये 4 जो मेंशन है, फॉरेस्ट एक्ट, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन अगर लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाला मैच में देता है, या तो नीचे एक्ट गिवन रहेगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन में आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। 4-5 मतलब एक्ट दे दिया, उसे अरेंज करना होगा ईयर वाइज, एस्टेब्लिशमेंट जब हुआ था उसके अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये देखो जो हमारा एयर एक्ट है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, किया जाएगा 2 के साथ, 2 के साथ आ जाएगा, है ना, 2 के साथ, ये वाला हो गया 2 के साथ, 1981 में बना था। फॉरेस्ट एक्ट 1980 में बना था, ओके, और वाटर एक्ट जो कि 1974 में ये बना था, ओके। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। देखो जितना भी एक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये सब लिस्ट अप कर दिया गया है, आप इसे अगर याद रख लेते हो तो देखो क्या क्या क्वेश्चन बनता है। एक तो लिस्ट 1 वाला, लिस्ट 2 वाला हो गया, ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, और 4 या तो 5 आपको एक्ट दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन 1 2 3 4 करके, और यहाँ पे अरेंज करने के लिए कहेगा, जो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर है, इसके अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना होगा। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, 2 टाइप का, ठीक है। तो ध्यान रखिए, देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 को। वाटर एक्ट ये रिपीट हो गया है, 1974। फॉरेस्ट एक्ट 1980 में आया था। एयर एक्ट जो कि 81। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1986। नॉइस रूल्स, ओके, नॉइस पोल्यूशन रिलेटेड 2000 में आया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो कि 2010 में आया है ना। म्यूनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि रूल है, हैंडलिंग इस तरह से, ये 2000 में आया था। ओके, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस रूल, ये भी 2000 में आया था। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल, ये आया था 1998 को। अच्छे से ध्यान रखिए, ये सब जो हमने लिस्ट कर दिया आपके लिए, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जो कि यहाँ पे एक्ट या तो रूल्स की, ठीक है, एनवायरमेंटल एक्ट या तो रूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पोल्यूशन रिडक्शन मेथड इज मोस्ट एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट। यहाँ पे जो कि थर्मल पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन मतलब हो गया आपका जो कि हॉट वाटर, ठीक है, हीटेड वाटर जो है जिसे थ्रो किया जाता है नियर बाई जो कि रिजर्वर है या तो पॉन्ड वगैरह लेक है ना, वहाँ पे थ्रो कर दिया जाता है। इंडस्ट्री या तो फैक्ट्रीज में ज़्यादातर जो कि पानी होता है तो हीटेड हो जाता है, वो पानी अब एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है, तो ये होता है थर्मल पोल्यूशन। तो थर्मल पोल्यूशन रिडक्शन करने के लिए जो कि मेथड है, तो इन चारों मेथड है, तो कौन सा ऐसा मेथड है जो सबसे एक्सपेंसिव है, ये हो जाएगा ड्राई टावर मेथड। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर है। बाकी सब एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, आइए देखो, ठीक है, थर्मल पोल्यूशन क्या होता है कि वाटर यूज कर लेने के बाद वाटर का जो कि टेम्परेचर राइज होता है या तो फॉल हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से, ठीक है, और
उसे हम क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से ही ये होता है ना, और नियर बाई जो कि रिजर्वर है वहाँ पे हम छोड़ देते हैं ये पानी, तो हो गया वाटर, हीटेड वाटर जो कि हम थ्रो कर देते हैं, ये है थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, तो इसे रिडक्शन करने का कुछ मेथड है, देखो यहाँ पे मेंशन है ड्राई टावर मेथड, है ना। ड्राई टावर मेथड में क्या किया जाता है, पानी को इवापोरेट ना करके ऐसा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है जहाँ पे विदाउट इवापोरेशन हीट को ट्रांसफर किया जाता है और नॉर्मल में लाया लाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है ड्राई टावर मेथड, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, सबसे एक्सपेंसिव यही है। ओके, लार्ज सेलो पॉन्ड या तो कूलिंग पॉन्ड या तो लेक, ये बहुत ही सिंपल है, एक बार कंस्ट्रक्शन कर दो, फिर जो कि यूज वाटर है हीटेड वाटर उसे स्टोर कर लो, फिर उसे नॉर्मल टेम्परेचर में लाओ नेचुरल प्रोसेस में, और उसे रीयूज कर सकते हो, या तो रिवर या तो नियर बाई जो पॉन्ड लेक है उसे भी वहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर नेक्स्ट, आफ्टर यूजिंग वाटर फॉर कूलिंग पर्पसेस इट इज सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द वाटर बॉडी, तो डेफिनेटली कूलिंग पर्पस में यूज किया जाता है फैक्ट्रीज या तो इंडस्ट्री में, फिर उसे रिटर्न किया जाता है जो कि वाटर बॉडी नियर बाय रहेगा वहाँ पर। ओके, थ्रू पासिंग ए कंडेंसर, तो कूलिंग टावर में क्या किया जाता है, कंडेंसर लगा रहता है, वहाँ से पास किया जाता है और रिटर्न कर दिया जाता है वाटर बॉडी में। तो ये ज़्यादातर क्या ठंडा होकर गुजरता है ना, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जाता है, तो बहुत ही सिंपल है ये, लेस एक्सपेंसिव है ड्राई टावर से। फिर स्प्रिंगलर टावर है, वही सब कूलिंग टावर का ही जैसा है। ओके, आर्टिफिशियल लेक करके भी किया जा सकता है और वाटर साइक्लिंग साइक्लिंग रिसाइक्लिंग करके भी रिडक्शन किया जा सकता है थर्मल पोल्यूशन को। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एट प्रेजेंट। ओके, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो कि रिलीज करता है कौन सा कंट्री, इसका आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, बाकी एक बार देख लो। फिर जो कि आएगा चाइना के बाद यूएसए, फिर इंडिया आ जाएगा। ठीक है, फिर यूरोपियन कुछ कंट्री आएगा, फ्रांस जर्मन ये सब आ जाएगा, फिर रसिया, फिर है ब्राज़ील, इस तरह से ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी दे देगा ये कंट्री और अरेंज करने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, तो अच्छे से ख्याल रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, अब देखो सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक एक करके दिया गया है, 11 13 15 19, और इसे आपको लिस्ट के साथ जो लोकेशन है कहाँ पे हुआ था मतलब, ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस तो आपको मैच करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर दिया हुआ है ना। तो देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा मॉन्ट्रिल को देखो। ठीक है, मॉन्ट्रिल, मॉन्ट्रिल ये हुआ था 15 में। ठीक है, मतलब सी आ जाएगा, सी जो कि आ जाएगा हमारा 3 के साथ मैच करके हो जाएगा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी ये नहीं होगा, ये जो होगा हमारा 15 वाला है कोपेनहेगन में हुआ था। ठीक है, कोपेनहेगन में ये हुआ था। ओके, तो एक के साथ मैच कर गया सी, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, है ना। और ये है मॉन्ट्रिल जो कि 11 में हुआ था, सीओपी 11 में ये मॉन्ट्रिल में हुआ था। और बी जो है 13 वाला ये है बाली में हुआ था, और 19 वाला वार्सो में हुआ था। ठीक है, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, एग्जाम में अगर दे देता है इस तरह से, तो कुछ लिस्ट हम पूरा जो कि 1995 में शुरू हुआ था, है ना, पहला सीओ पी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये 1995 में हुआ था। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं और पूरा आपको एक बार लिस्ट बताते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये एक एनुअल या तो बाई बाई एनुअल क्या है, ये मीटिंग है हेल्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू एड्रेस स्पेसिफिक एनवायरमेंटल इशूज, जो कि एनवायरमेंटल इशूज रहता है वो सब डिस्कस करने के लिए ही ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग होता है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो हुआ था
बर्लिन में हुआ था, जर्मनी का, ठीक है, 1995 को। और ये जो 2025 वाला होगा ये 13 नंबर का होगा मीटिंग, ठीक है, 13 नंबर का होगा। कहाँ होगा? बेलेम में होगा, ब्राज़ील का बेलेम में होगा। ये सब फैक्ट्स आप याद रखिए। और आइए, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट कौन सा रहेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, फर्स्ट वाला ईयर के साथ, ठीक है। फिर ये वाला थर्ड वाला कियोटो में हुआ था, जापान का, ओके। फिर यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब छोड़ो, ये मॉन्ट्रियल वाला देखो, ओके, बाली वाला, नायरोबी वाला, ठीक है, 11, 12, 13 कहाँ हुआ था, कब हुआ, ओके। और देखो हर ईयर में तो होता ही है, तो अब अगर 1995 जो कि COP1 हुआ था, ओके, वहाँ से स्टार्ट करते हो तो रिसेंट वाला, ठीक है। बाकी ईयर वाइज आप किसी भी एक याद कर लेते हो तो वहाँ से काउंट करके भी बता सकते हो, लेकिन ये तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ट्राई करिए कि आप पूरा याद रखने का, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से कोपेनहेगन वाला, ओके, फिर दोहा वाला 18 में हुआ था, फिर पेरिस वाला जो कि 21 में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2015 में, है ना, पेरिस समिट। फिर यहाँ से बाकू जो कि 2024 का हुआ था। ये सब याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन बायोगैस इज दैट, सेकेंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कौन सा गैसेस का है, बायोगैस। बायोगैस मतलब कुछ गैसेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो फास्ट रहता है कौन सा, ठीक है, तो फास्ट नहीं, आपको सेकंड बताना। तो सेकंड कौन सा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का फोर करेक्ट आंसर, ओके। देख लो एक बार पूरा, जो कि मिक्सचर ऑफ बायोगैसेस कौन कौन गैस मिला के होता है, ये हमारा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मीथेन का रहता है, जो कि 50 to 75% मीथेन का ही मात्रा रहता है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सेकेंड कंसंट्रेशन है, 25 से लेके 50% तक इसी का कंसंट्रेशन रहता है। फिर कुछ नाइट्रोजन गैस जैसे, ठीक है, अमोनिया है, सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, और वेरियस टाइप ऑफ वोलाटाइल मटेरियल भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी रहता है, ठीक है। ये सब हो जाएगा कॉम्बिनेशन या तो कॉम्पोजिशन बायोगैस का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following are true about synthetic organic chemicals। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल रिलेटेड ये जो 5 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा करेक्ट है, ओके। तो देखो, जो सिंथेटिक केमिकल्स है डेफिनेटली ये कॉन्टामिनेट हो जाएगा ड्रिंकिंग वाटर में, ओके, होता है डेफिनेटली, ये हो जाएगा करेक्ट। फिर देखो बी में कहा है कि ये तो हो जाएगा, दे कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, डेफिनेटली पेस्टिसाइड से भी ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स जो कि ओरिजिनेट होता है। मैनी कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स सच एज प्लास्टिक्स, इसमें से भी सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स निकलता है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में ऑल्सो रिलीज सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये नहीं होगा, ठीक है। देखो सिंथेटिक जो केमिकल्स है ये मैन मेड होता है, जो केमिकल्स मैन मेड होता है, ठीक है, वो सब होगा सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल। तो ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में कहाँ जाएगा, तो नेचुरल प्रोसेस है ना, तो इसमें नहीं होगा, डी नहीं होगा, बाकी सभी होगा। इंसेक्टिसाइड्स, हार्बिसाइड्स, इसमें से भी प्रोड्यूस होता है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, डेफिनेटली ए बी सी ई हो जाएगा, सभी, डी छोड़ के सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो सिंथेटिक ऑर्गेनिक जो केमिकल्स है ये ह्यूमन मेड होता है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, ठीक है, यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में ये यूज होता है। क्या क्या, पेस्टिसाइड्स में, प्लास्टिक्स में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज होता है। दे आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ केमिकल, बहुत सारा केमिकल्स इसमें आ जाएगा, ठीक है। देयर प्रेजेंस इन एनवायरनमेंट इज ऑफन रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से भी ये एनवायरनमेंट में आ जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से भी दिखा जाएगा,
ओके, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स, जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होता है वेरियस टाइप का, प्रॉपरली जो कि डिस्पोज नहीं करता है, इम्प्रॉपरली डिस्पोज करता है, तो वहाँ से भी ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल जो कि एनवायरमेंट में आएगा। ठीक है, आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा जो कि हैजार्डियस वेस्ट है, उसका जो 4 लिस्ट है ना, इसे हमको मैच करना होगा लिस्ट 2 के साथ, जो कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, चलो मैच करते हैं। देखो, तो एफ लिस्ट जो कि आ जाएगा, एफ लिस्ट में कौन सा हैजार्डियस वेस्ट को रखा जाता है। ठीक है, तो नॉन स्पेसिफिक सोर्स जो कि हैजार्डियस वेस्ट का रहेगा, उसे लिस्ट एफ में रखा जाता है। नॉन स्पेसिफिक सोर्स, इसका स्पेसिफिक सोर्स नहीं है। ठीक है, उसे एफ में डाला जाता है। के लिस्ट में तो देखो, ए के साथ तो 3 मैच करेंगे, ए के साथ 3 तो 2 ऑप्शन में है। ठीक है, तो के लिस्ट जो कि आ जाएगा स्पेसिफिक सोर्स, के लिस्ट मतलब स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो कि निकलता है हैजार्डियस वेस्ट, वो आ जाएगा हमारा के लिस्ट। ये 1 के साथ मैच कर गया, लेकिन दोनों में 1 ही है। ठीक है, 3 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए के साथ 3 मैच करता था 3 ऑप्शन में, लेकिन बी के साथ जो कि के लिस्ट है, वहाँ पे 1 1 2 लिस्ट 2 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और बाकी ऑप्शन जो 2 है, ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया था, इसके लिए ये जो कि एक के साथ नहीं मैच होगा। अब 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 जो कि आप डिसाइड कर पाओगे पी लिस्ट और यू लिस्ट से। ठीक है, तो पी लिस्ट कौन सा होगा? पी लिस्ट जो हो जाएगा, जो कि डिस्कार्डेड केमिकल से 1 किलो से ज़्यादा होता है पर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो से ज़्यादा होता है, तो ये पी लिस्ट हो जाएगा। और यू लिस्ट 25 किलो से भी अगर ज़्यादा ये निकलता है, तो ये हो जाएगा यू लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ओके, सी हो गया 4 के साथ, मतलब पी लिस्ट हो गया 4 के साथ, और डी जो कि यू लिस्ट है, ये आ गया 2 के साथ। ठीक है, 2 के साथ मैच हुआ, तो ऑप्शन नंबर जो कि हमारा 1 करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, arrange the following countries in increasing order based on land area used for growing genetically modified crops। genetically modified crops जो कि ज़्यादातर कंट्री मतलब यही उगाता है ना, प्रोडक्शन करता है, क्योंकि जो कि पॉपुलेशन का डिमांड है, तो हाई यील्डिंग तो चाहिए, है ना। तो चलो, तो आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब कम एरिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक जो कि कंट्री यूज करता है उनका कल्टिवेटेड लैंड, है ना। तो सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं, सबसे अधिक कौन सा कंट्री है जो कि हाई यील्डिंग मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड एक्चुअली क्रॉप्स ग्रोइंग करता है। ठीक है, तो ये यूएस हो जाएगा, फिर आ जाएगा ब्राज़ील। ओके, ब्राज़ील सबसे अधिक मतलब लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, ये यूएस, ब्राज़ील, फिर आ जाएगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, है ना। अर्जेंटीना के बाद हो जाएगा कनाडा, कनाडा। ये 4 5 हम बोल रहे हैं। ठीक है, टॉप है यूएसए, सेकंड में है ब्राज़ील, थर्ड में हो जाएगा अर्जेंटीना, और ये जो फोर्थ में आएगा कनाडा। कनाडा के बाद 5वें नंबर पे है इंडिया, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में 5वें पोजीशन में। ठीक है, फिर चाइना है 6 में, चाइना, फिर है पैराग्वे। ठीक है, फिर 8वें नंबर पे है साउथ अफ्रीका। तो देखो, हमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाना है। ठीक है ना, तो मतलब कम एरिया से ज़्यादा एरिया तक हमें जाना है। यहाँ पे जो कि आ जाएगा हमारा चाइना वाला। देखो, सबसे पीछे कौन आता है? चाइना ही आता है इनमें से, है ना, जो भी गिवन है यहाँ पे चाइना आ जाएगा। चाइना के बाद आएगा इंडिया, तो गिवन है नहीं, कनाडा आएगा तब। ओके, कनाडा, वो आगे तो साउथ अफ्रीका आएगा, है ना। साउथ अफ्रीका के बाद ही आएगा चाइना। ओके, चाइना के बाद आएगा कनाडा, ये हो जाएगा। फिर फिर है अर्जेंटीना, कनाडा के पास से ही आएगा अर्जेंटीना, और देन ब्राज़ील। ओके, डी वाला।
एक ऑप्शन है ACEDD, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना था, मतलब कम से ज़्यादा एरिया यूज कर रहा है, इस तरह से हमें अरेंज करना था कंट्रीज को। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो कि 11, साउंड विथ फ्रीक्वेंसीज बिलो एंड अबव द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आर नोन एज, मतलब देखो जो कि ह्यूमन ऑडिबल रेंज है 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज है ना, किलो हर्ट्ज। ओके, सॉरी किलो नहीं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज साउंड जो कि हम सुन पाते हैं, इसे 20 किलो हर्ट्ज हम कह सकते हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज मतलब 20 किलो हर्ट्ज, तो ये है ऑडिबल रेंज। तो बिलो ऑडिबल रेंज एंड अबव ऑडिबल रेंज, ठीक है, बिलो एंड अबव। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेटली ये हो जाएगा इंफ्रा एंड अल्ट्रा साउंड। इंफ्रा हो जाएगा बिलो और अबव हो जाएगा अल्ट्रा साउंड। बी एंड डी हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। ओके, देखो यहाँ पे जो कि आपको फ्रीक्वेंसीज दिख जाएगा, बिलो 20 हर्ट्ज जो कि इंफ्रा साउंड है, और 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ऑडिबल साउंड हो जाएगा, और 20 किलो हर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज अल्ट्रा सोनिक साउंड, और ये 1 गीगाहर्ट्ज से 10 टेराहर्ट्ज हाई पास साउंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ following components of electromagnetic radiation in solar radiation reaching Earth। ओके, तो आपको ये पूरा जो कि सोलर रेडिएशन है, ठीक है, इसे अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो विजिबल के आगे इंफ्रा रहता है, ठीक है, विजिबल के आगे रहता है इंफ्रा, याद रखिएगा, और बाद रहता है अल्ट्रा। ठीक है, अल्ट्रा, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इसे तो अरेंज कर पाओगे है ना, ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये, फिर मतलब इसके भी आगे गामा और गामा रहता है। ठीक है, गामा, तो गामा हो जाएगा सबसे आगे, सबसे आगे हो जाएगा मिनिमम जो कि है फ्लक्स, ये गामा का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो कि 12 है, 12 का हमारा हो जाएगा आंसर सी आएगा पहले। ठीक है, गामा, गामा के बाद आएगा इंफ्रा, विजिबल, विजिबल के बाद अल्ट्रा। ठीक है, सी मतलब फिर हो जाएगा इंफ्रा, इंफ्रा वाला है ए पे, चलो इसे एक बार पूरा जो कि हमारा स्पेक्ट्रम है इसे ही देख के करते हैं। ठीक है, गामा, गामा के बाद एक्स आता है। ठीक है, एक्स के बाद है अल्ट्रा। अच्छा, यहाँ पे जो कि हमारा सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन में विजिबल रेंज के आगे है अल्ट्रा, फिर है इंफ्रा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, तो आ जाएगा गामा पहले, गामा तो देखो सी वाला तो 2 ऑप्शन में है, फिर आ जाएगा गामा के बाद अल्ट्रा। ओके, डी, दोनों में डी है। चलो, फिर है विजिबल, विजिबल मतलब बी वाला, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, फिर आ जाएगा इंफ्रा के बाद माइक्रो, फिर रेडियो वेव। ओके, और देखो अगर वेवलेंथ के बारे में कहता है तो भी यही होगा। ठीक है, वेवलेंथ मतलब ये जो वेवलेंथ है देखो, ठीक है, जब विजिबल के बाद जितना जाएगा वेवलेंथ उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, और विजिबल के रेंज के बिलो जो रहेगा, जैसे कि गामा, एक्स, अल्ट्रा, ये सब विजिबल रेंज के बिलो है। ठीक है, तो इसका जो वेवलेंथ है बहुत ही कम रहने वाला है, जितना वेवलेंथ कम होगा हाई एनर्जेटिक होगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, which of the following can be part of bioaccumulation और biomagnification। बायोअक्यूमुलेशन मतलब ये जो सब्सटेंसेस है, कौन सा सब्सटेंसेस है जिसका बायोअक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, बायोअक्यूमुलेशन मतलब फूड चेन में
ये सब्सटेंसेस लॉन्ग लास्टिंग कर जाता है, ठीक है, डिग्रेड नहीं हो पाता है। मतलब फूड चेन में हर एक जो कि कॉन्टामिनेटेड अगर किसी भी चीज को लेता है सब्सटेंस का, ठीक है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया है ना, ये सब लॉन्ग लास्टिंग कर जाता है। तो जितना बार फूड कंज्यूम करेगा ये ट्रांसफर होता रहेगा फूड चेन, ठीक है। तो पेस्टिसाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, सूट नहीं होगा, ठीक है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये हो जाएगा AND, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो कि ओके, देखो ये रहा पूरा आपका एक्सप्लेनेशन। जो कि पेस्टिसाइड्स है ना, ये बायोमैग्निफिकेशन या तो बायो एक्युमुलेशन होता है इसका। और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो कि DDT वगैरह है, ठीक है, हेक्साफ्लोरोबेंजीन है, फिर टेक्साफेन है, ठीक है, पॉलीक्लोरिनेटेड बेंजीन, ये सब हो जाएगा। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट मतलब ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग कर जाता है, लॉन्ग पीरियड्स तक एनवायरनमेंट में रहता है, ठीक है, बहुत साल लग जाता है इसे पूरा नष्ट होने में, ओके। और ये सब नहीं आएगा जो कि बायो मैग्निफिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, गोल मेंशन कर देगा और नंबर मेंशन कर देगा, और जो कि गोल रहेगा आपको मैच करना पड़ेगा। या तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे पूरा याद रखने की कोशिश करिएगा, गोल हर एक गोल को याद रखने की कोशिश करिएगा। जैसे कि देखो 12 नंबर गोल, ये मैच कर जाएगा रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन 3 के साथ, और 13 नंबर वाला मैच कर जाएगा क्लाइमेट एक्शन के साथ, ठीक है। 13 नंबर गोल में क्या कहा है, क्लाइमेट एक्शन रिलेटेड, ओके। 14 वाला ये हो जाएगा लाइफ बिलो वाटर, और 15 वाला है लाइफ ऑन वाटर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। पूरा एक बार आप रिवाइज कर लो। गोल नंबर 1 में नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 में जीरो हंगर, गोल नंबर 3 में है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गोल नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी। ये 5 तो पूरा आपको याद रखना ही है, ठीक है। 6 वाला है क्या, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन वाला, एफोर्डेबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी एंड एफोर्डेबल एनर्जी 7 नंबर गोल है ये। और 8 नंबर में कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 7 तक आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ये सब ना याद रखोगे ना, अगर पूरा पूरा ना याद रख पाओगे तो भी चलेगा, लेकिन 13 14 लाइफ ऑन वाटर, ठीक है, लाइफ ऑन वाटर लाइफ बिलो वाटर 14 15 हो गया, और 13 वाला क्लाइमेट एक्शन, ये तो याद रखना ही है। और ये 7 तक, ठीक है, 7 तक, ठीक है। बाकी सब अगर नहीं भी रखते हो तभी चलेगा, लेकिन इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, गोल डायरेक्ट देके क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। देखो 15, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा, रिपीट हो गया लगता है। चलो 16 वाला देखो, थ्रेशोल्ड डज इज द, ठीक है, थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड मतलब होता है देखो कैपेसिटी के, हाईएस्ट कैपेसिटी मतलब हाईएस्ट तक जितना होल्ड कर पाता है किसी भी चीज, है ना। मतलब मान लो कि एनवायरनमेंट में ही सब्सटेंसेस आ रहा है हर एक सोर्स में से, तो एनवायरनमेंट का मतलब इसे होल्ड करने का जितना मैक्सिमम कैपेसिटी, जहाँ से कोई इफेक्ट नहीं आता है टॉक्सिक इफेक्ट, तो वो हो जाता है थ्रेशोल्ड। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, ओके। हाईएस्ट डज इट व्हिच नो टॉक्सिक इफेक्ट हो, जहाँ से कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये होता है हमारा थ्रेशोल्ड। बाकी देखो एक बार, NOAEL नोएल क्या होता है, नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल, जिसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं, ठीक है। जहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ से हमें नहीं देखा कि कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट, लेकिन इसके बाद अगर हो जाएगा थोड़ा भी तो वो हार्मफुल हो सकता है या तो एडवर्स इफेक्ट में आएगा, ठीक है।
लोएस्ट मतलब लोएस्ट पॉइंट को कहा जाता है, लेथल मतलब 50%, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ सोलर रेडिएशन के आपको क्या करना है, जो कि कंपोनेंट से उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो कि आ जाएगा हमारा विजिबल के बाद क्या था, पूरा एक बार इसे देख लो और यहाँ से अरेंज करो। वेवलेंथ के हिसाब से हमें अरेंज करना होगा, ठीक है। तो देखो, विजिबल के बाद इंफ्रा, फिर माइक्रो, ठीक है। इधर तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, इधर लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो हमें इंक्रीजिंग में ही लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट आ जाएगा डी वाला सबसे आगे, फिर विजिबल है क्या, विजिबल है, ए वाला आ जाएगा अल्ट्रा वायलेट विजिबल, ओके, ये विजिबल है, फिर इंफ्रा, ओके, इंफ्रा वाला हो गया, इंफ्रा वाला सी में है ना, और माइक्रो, इंफ्रा के बाद माइक्रो मतलब बी, डी ए सी बी, डी ए सी बी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर जो कि 4 करेक्ट आंसर हो गया। ये पूरा ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन देखो बन रहा है, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल कौन सा है। ये तो है, ये वाला है ना, अभी हमने पढ़ा, ये नहीं है, ओके। डायोक्सिन्स, फुरान ये भी है, ये ये बात देखे, ये कार्सिनोजेन से है, बाकी ये सभी हो जाएगा ए सी डी, ए सी डी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें मैच करना होगा। कोर्स पार्टिकल मतलब जिसका दाना सबसे अधिक रहता है, ठीक है, इनमें से जो भी गिवन है सबसे अधिक होगा, तो ग्रेटर देन 10 माइक्रोन अगर है तो कोर्स पार्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है। फाइन पार्टिकल्स सबसे, अच्छा, अल्ट्रा फाइन मतलब उससे भी छोटा, फाइन से भी छोटा, ठीक है। तो ये लेस देन 0.1 माइक्रोन में आ जाएगा फाइन पार्टिकल, जो कि बिलो 2.5 माइक्रोन है, और लेस 10 माइक्रोन जो कि रेस्पिरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैच कर गया देखो, ए के साथ 2 मैच किया, ठीक है, ए के साथ 2, ए के साथ 2 2 बार है, बी के साथ रेस्पिरेबल जो कि 3 के साथ मैच कर गया, यहाँ पे भी दोनों में है। फाइन जो कि है, फाइन पार्टिकल, फाइन पार्टिकल है लेस देन 2.5 माइक्रोन, 4 के साथ ये हो जाएगा 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। और अल्ट्रा फाइन जो कि लेस देन 0.1 माइक्रोन्स में आएगा, ओके। बाकी सब तो डिस्कस कर ही लिया हमने। नेक्स्ट देखो, टर्बिडिटी के रिलेटेड है, यूनिट ऑफ टर्बिडिटी जो कि मेजर करता है टर्बिडिटी को, तो कौन सा आएगा, जक्सन वाला आ जाएगा, डार्सी टर्बिडिटी नहीं है, ओके। ये आ जाएगा नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी आ जाएगा, फार्मी नहीं है, ये डी वाला, ठीक है। ए सी, ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। इसे तो याद रखना ही पड़ेगा कि टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब क्या होता है, वाटर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल से जो कि डिजोल्व में रहता है या तो सस्पेंडेड में रहता है, ओके, वो होता है टर्बिडिटी, ठीक है। वाटर में पार्टिकल्स होता है ना, ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड्स होता है, तो वो है टर्बिडिटी, जितना रहेगा वो टर्बिडिटी है। तो कितना मात्रा में है इसे मेजर किया जाता है इस यूनिट में, ओके, तीनों जो कि यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल प्रोसेस, पूरा न्यूक्लियर एनर्जी जब निकलता है तो क्या क्या प्रोसेस में गुजरता है, ये लिस्ट 2 के साथ मैच करना होगा। माइनिंग, माइनिंग मतलब क्या, जो कि पूरा माइन से निकल के आता है, यूरेनियम ओर हो जाएगा ये, है ना। फिर यूरेनियम ओर से, तो ये देखो 3 से मैच हो गया, ये 3 से मैच हो गया, ऑप्शन 1 ही है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो बी हो जाएगा 4 के साथ, फिर उसे मिलिंग किया जाता है, मतलब ये लोग कोक किया जाता है इसे, ठीक है। फिर देखो, सी हो जाएगा एनरिच किया जाता है इसे, मतलब रिएक्टर में ग्रेड यूरेनियम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर एनर्जी निकलने के बाद जो कि डिस्पोज करने के लिए इसे भी
स्पेंड फ्यूल जो कि रहता है ये मैच कर जाएगा डिस्पोजल। तो मतलब पूरा निकलने के बाद एनर्जी जो कि स्पेंड फ्यूल मतलब हो गया एनर्जी निकलना, फिर बाद जो रहता है, ठीक है, उसे स्पेंड फ्यूल कहता है। तो बाद फास्ट क्या होता है, यूरेनियम ओर को निकाला जाता है, फिर उसे बॉम्बार्डिंग किया जाता है, ठीक है, जहाँ से न्यूट्रॉन को तोड़ा जाता है जो स्मॉल स्मॉल पार्ट में, है ना। तो ये लोग कोक किया जाता है यूरेनियम ला के, और यूरेनियम कोक को मतलब ये कोक को किया जाता है, बॉम्बार्ड किया जाता है, ठीक है, फिर जाके रिएक्टर में लिया जाता है जहाँ से एनर्जी यानी ऊर्जा निकलता है, फिर बाद में जो कि स्पेंड फ्यूल है मतलब निकलने के बाद एनर्जी डिस्कस करने के बाद जो कि मिलता है उसे भी डिस्पोज करना पड़ता है अच्छे से, सेफ्टी मेंटेन करके, ठीक है। हो गया ऑप्शन 1 करेक्ट। ओके, यहाँ पे देखो और अच्छे से मेंशन किया है, माइनिंग मतलब रॉ मटेरियल जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये लोग क्या है, प्रोसेस्ड जो कि यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है और जिसे बोम्बार्ड के लिए मतलब रेडी किया गया। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, यूरेनियम 35 में कन्वर्ट करना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, जो कि रिएक्टर में अब यूज किया जाएगा, ठीक है। डिस्पोजल मतलब यूज कर लेने के बाद एनर्जी निकलने के बाद जो कि फ्यूल रह जाएगा जिसे सेफ जगह में स्टोर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में से आ गया है ना। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 1 में क्या कहा है, एंड करना होगा पॉवर्टी एंड हंगर को, 4 के साथ मैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 2 हो जाएगा जो कि अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, 4 हो जाएगा 2 के साथ, ओके। चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस करना, 7 हो जाएगा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, ठीक है। ये हो गया पूरा, एक बार इसे रिवीजन कर लेना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो PTEX, ये जो है एयर पोल्यूटेंट, टी क्या स्टैंड करता है, ठीक है, टी होता है टोलुएंस। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी पूरा एक बार देख लो, इसका जो फुल फॉर्म होता है बेंजीन टोलुएंस और इथाइल बेंजीन एंड जेलिन, ये होता है, ठीक है। ये एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो कि कॉम्पाउंड है, ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर ये पाया जाता है, ओके, एडजस्टेड के बाद ये निकलता है PTEX। नेक्स्ट देखो 24 क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ BTEX। BTEX कंपोनेंट्स कौन सा है यहाँ पे, बेंजीन हो जाएगा, इथाइल बेंजीन भी हो जाएगा, है ना, ये दोनों ही होगा A एंड C। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, बाकी सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट वेज बाय व्हिच अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इन अर्थ एटमॉस्फेयर कैन बी चेंज्ड। तो अर्थ एटमॉस्फेयर जो कि चेंज होता है, ये जो कि फैक्टर गिवन है, तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, फैक्टर चेंजेस इन सोलर रेडिएशन रीचिंग अर्थ, डेफिनेटली सोलर रेडिएशन आने में ही अगर चेंज हो गया अर्थ में तो ये फैक्टर बन जाएगा, जो कि एटमॉस्फेयर का भी तब टेम्परेचर चेंजेस दिखेगा आपको, ओके, थर्मल एनर्जी में चेंजेस दिखेगा एटमॉस्फेयर का, डेफिनेटली हो जाएगा। चेंजेस इन सोलर रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड, तो ये भी आएगा। ड्यू टू ओकरेंस ऑफ एल नीनो ला नीना, ये नहीं है, ठीक है, ये एक वेदरिंग फैक्टर्स है, ये नहीं आएगा। बाकी ये चारों तीनों आ जाएगा, ठीक है। चेंजेस इन इंफ्रारेड रेडिएशन दैट इज रेडिएटेड बैक टू द स्पेस, इसमें भी अगर चेंज आता है तो भी जो कि एटमॉस्फेरिक थर्मल एनर्जी है फिर चेंज आएगा, ठीक है। तो A, B और D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पैक्ट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इम्पैक्ट्स क्या क्या है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो एक क्लीन एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन इनिशियल में, ठीक है, इनिशियल में रिजर्वर क्रिएट करना, ठीक है, बहुत सारा फॉरेस्ट मतलब कटिंग किया जाता है ना, तो ये होता है जो कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो लैंड डिग्रेडेशन होता है, ओके, माइक्रो सिस्मिक सिस्मिसिटी हो सकता है, ठीक है, भूमिकंप वगैरह हो सकता है, डेफिनेटली अर्थक्वेक है ना, हो सकता है। ग्रीन हाउस एमिशन भी हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट कर दोगे तो ये तो ग्रीन हाउस तो होगा ही, है ना। वाटर पॉल्यूशन, स्मोक पॉल्यूशन,
ओके, स्मोक फॉर्मेशन बाद देखिए ये चारों हो जाएगा, A B C D, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डायरेक्टली स्मोक फॉर्मेशन में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाईएस्ट टर्बिडिटी रहता है इन चार में से किसमें? माडी वाटर में रहेगा। माडी वाटर मतलब ये तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स ज़्यादा है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, देखो टर्बिडिटी होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन प्रोवाइड है हमें माडी वाटर दिख रहा है जहाँ पे हाईएस्ट टर्बिडिटी रहेगा। ओके, टर्बिडिटी जो कि क्लाउडीनेस है वाटर में, यानी प्रेजेंट जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स का है, ठीक है, जितना रहेगा उतना ही टर्बिडिटी ज़्यादा बोलना पड़ेगा आपको। क्या क्या रहता है, सैंड रहता है, सील्ट रहता है, ऑर्गेनिक मैटर रहता है, ठीक है, वाटर में सस्पेंडेड रहता है, तो यही है टर्बिडिटी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, which is the correct chronological order from older to newer? ओके, जो एनवायरमेंट एक्ट आपको गिवन है, ओल्डर टू न्यूअर आपको गिवन है, मतलब अरेंज करना होगा, ठीक है, चार गिवन है। तो देखो पता है आपको कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया है, तो ये क्वेश्चन के लिए तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने में। 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। ओके, फिर देखो वाटर एक्ट 1974 में, और एयर एक्ट ये आया था 1981। अब अरेंज कर पाओगे, है ना। तो बी आ जाएगा, बी दो बार है ऑप्शन में, बी के बाद आ जाएगा 74 वाला यानी वाटर एक्ट, डी वाला, डी भी दो बार है। फिर आ जाएगा 81 वाला, ठीक है, एयर एक्ट, सी वाला, फिर बी डी सी ए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अच्छा एक बार इसे भी ध्यान रख लेना, ठीक है, और एक बार रिवाइज कर लो, एक बार तो हमने रिवाइज कर ही दिया आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहा है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ओके, इनिशियल टू फाइनल रिस्क असेसमेंट का जो कि स्टेप्स है कौन सा है? इनिशियल मतलब फर्स्ट क्या किया जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या 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 आप करते हो रिस्क असेसमेंट के लिए अरेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट तो आपको देखो एक्सपोजर असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना होगा, फर्स्ट तो यही आएगा सी, आइडेंटिफिकेशन करो, ठीक है, फिर असेसमेंट करना होगा कि क्या हुआ है, किस टाइप का है, मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, हैजार्ड का, तो सी के बाद ये आएगा, ठीक है, सी के बाद ये दो बार है, बाकी ऑप्शन तो गया। फिर जो कि रिस्क को करेक्टराइजेशन करना होगा, फिर जाके मैनेजमेंट, मतलब किस टाइप का है, ठीक है, मतलब कितना डैमेज हुआ होगा, ठीक है, ये सब देखना होगा, करेक्टराइजेशन करना होगा, फिर जाके मैनेजमेंट कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो जार टेस्ट, ठीक है, इज डन टू डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, तो किस वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, जार टेस्ट में, टर्बिडिटी को, जार टेस्ट से वाटर को अगर रखते हो लेबोरेटरी में तो आपको दिख जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, सेटलिंग हो जाएगा, जो कि टर्बिडिटी रहेगा ज़्यादा, ठीक है, तो टर्बिडिटी से आप डिटरमाइन कर पाओगे जार टेस्ट से। ठीक है, हमने 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आज की सेशन में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरा कोई यूनिट के साथ। थैंक यू आज के लिए।